तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें आज आपको बताने जा रहा हूं कि भाई देखिए, पाठशाला ने जो धूम मचाई है उसकी बात करना जरूरी है, क्योंकि पाठशाला आपका अपना शो। आपने जो पाठशाला पर भरोसा दिखाया, उस भरोसे की वजह से पाठशाला को भर भर के अवार्ड मिले हैं, जो यहां आपके लिए रखा हुआ है मैंने। मीडिया के प्रतिष्ठित और पॉपुलर एनबा अवार्ड्स में पाठशाला का जलवा दिखा। पाठशाला को जो अवार्ड मिले उसमें बेस्ट प्राइम टाइम शो, बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोग्राम, बेस्ट एंकर हिंदी मुझे मिला, बेस्ट शो आइडेंटिटी अवार्ड मिला पाठशाला को। यानी 6 अवार्ड पाठशाला को मिले हैं। और टाइम्स नाउ नव भारत को बहुत सारे अवार्ड मिले, पूरे टाइम्स नेटवर्क को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। तो ये आपके प्यार, आपके भरोसे का सम्मान है जो ये पाठशाला को अवार्ड मिले हैं। उसकी एक छोटी सी झलक देखिए, फिर पहला चैप्टर खोलता हूं। The silver award goes to News की पाठशाला टाइम्स नाउ नवभारत। goes to Congratulations, News की पाठशाला टाइम्स नाउ नवभारत। कंपटीशन की क्लास लगाना ये आसान नहीं था, और उसके लिए एक बड़ी वजह है कि टाइम्स ग्रुप ने वो स्वतंत्रता दी जो कई बार जर्नलिस्ट को बहुत ज़रूरी होता है, कुछ नया करने के लिए, कुछ प्रयोग करने के लिए। तो कंपटीशन की तो हमने वैसे ही क्लास लगा रखी है, लेकिन अब पाठशाला की पहली क्लास का वक्त हो गया, जिसमें आज आपको दिखाने जा रहा हूं पहलगाम पार्ट 2 हो गया। नए आतंकी हमले का पाकिस्तान कनेक्शन। पीएम मोदी और बाकी देश मिलकर अब मुनीर को ठोकेंगे क्या? पहले हिंदू मारे, अब यहूदी मासूम लोगों को सामने से गोली मारते आतंकियों का सच सुनकर हिल जाएंगे आप। आईएसआईएस पाकिस्तान और आतंक के लिए भड़काता मौलाना, एक्शन नहीं हुआ तो पाकिस्तान दुनिया जला देगा क्या? अब पहले इसका चैप्टर देखिए। आतंकवाद का कोई धर्म है नहीं है, ये सब तो बहस चलती रहेगी, लेकिन एक बात तो पक्की है कि आतंकवाद का एड्रेस एक ही है, और वो एड्रेस है पाकिस्तान। आतंकवाद के इस एड्रेस के बारे में दुनिया को नरेंद्र मोदी ने पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर करके बता दिया था कि देखो इसको मार रहे हैं, ये इसी के लायक। लेकिन तब दुनिया को, वेस्टर्न वर्ल्ड को यही लगता है, जैसे सड़क पर अगर कोई आपको दिख जाए कि कोई आवारा कुत्ता काट रहा है तो आपको लगता है कि दूसरे को काट रहा, मुझे थोड़ी काटेगा। लेकिन भाई घूम के बारी आपकी भी आती है, और अब ये सिडनी हमले के बाद पब्लिक को समझ में आ रहा है। अब जब सिडनी में पहलगाम पार्ट 2 हो गया और उसमें पाकिस्तान का कनेक्शन निकल आया, तो फिर ये दुनिया को सोचना है कि क्या वो पाकिस्तान के आतंक पर पीएम मोदी के ऑपरेशन सिंदूर जैसा जबरदस्त एक्शन ले पाएंगे या नहीं। क्योंकि आज पूरी दुनिया सिडनी टेरर अटैक की बात कर रही है, उसे पहलगाम पार्ट 2 बता रही है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में ठीक उसी तरह अटैक हुआ जिस तरह का अटैक हमारे यहां पहलगाम में हुआ था। पहलगाम में छुट्टी मना रहे निहत्थे हिंदुओं को आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा था, और उसी तरह सिडनी के एक समुद्री बीच पर फेस्टिवल मना रहे निहत्थे यहूदियों पर अंधाधुंध फायरिंग की। आप देखिए कि जैसे पहलगाम पाकिस्तान ने करवाया था, वैसे ही सिडनी आतंकी हमले में भी पाकिस्तान का ही कनेक्शन सामने आया। जिन हमलावरों ने ऑस्ट्रेलिया के बीच पर अंधाधुंध फायरिंग करके 16 लोगों की हत्या कर दी, वो पाकिस्तानी मूल के बाप बेटे निकले भाई। आज आपको बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया के आतंकी हमले में जो कट्टर सोच वाले बाप बेटे शामिल थे, कैसे उनका पाकिस्तान कनेक्शन निकला है। आपको देखना चाहिए कि ट्रंप जैसे नेता जो पाकिस्तानी मुनीर को अपने यहां बुलाकर बिरयानी खिलाते हैं, क्या बेशर्म अमेरिका है कि जिसके यहां 9/11 हो चुका हो, वो मुनीर को बैठा के बिरयानी खिला रहा है। अब वो जवाब दे ट्रंप कि जो हथियार दे रहे हैं, कभी लोन दिलवा रहे हैं, और इस भिकमंगे और आतंकी देश को गले लगा रहे हैं, वो जो लोग मर गए यहूदी, उसमें ट्रंप से सवाल ना पूछा जाए। क्योंकि यह बात अब तक सिर्फ भारत और नरेंद्र मोदी ने समझी है, और दुनिया को समझाने का प्रयास किया है कि भाई इसका इलाज क्या है पाकिस्तान का, इसको बिना फोड़े काम नहीं बनेगा। नरेंद्र मोदी पर प्रेशर बनाने और मोदी को रोकने के लिए अमेरिका और पश्चिमी देश पाकिस्तान को पंप कर रहे थे। देखो आज क्या हुआ। आतंकी देश के चक्कर में पड़ने का नतीजा अब सामने है कि सिडनी जैसे हमले हो रहे हैं। आज आपको देखना चाहिए कि जैसे पहलगाम में हिंदू मारे गए, वैसे ही कैसे सिडनी में ज्यूज, यहूदियों की जान ली गई।
10 साल की बच्ची से लेकर 87 साल के बुजुर्ग तक किसी को नहीं छोड़ा भाई इन लोगों ने। आज उन लोगों की भी क्लास लगाएंगे जो इस तरह से मासूमों की जान लेने वाले आतंकियों की पैरवी करने लगते हैं। आप देखिए, जब भारत में पहलगाम हमला हुआ था तो यहां लोग उसे चुनाव से जोड़ रहे थे, मुसलमानों पर अत्याचार से जोड़ रहे थे। इसी तरह से लाल किले के आतंकी हमले को भी यह कहकर जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही थी कि मुसलमानों को इस कदर दबाया जा रहा है कि बाप रे बाप, डॉक्टर इंजीनियर आतंकी बन रहे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में किसने मुसलमान को दबा दिया भाई? वहां तो बीजेपी नहीं है, वहां तो आरएसएस नहीं है, वहां तो कोई सो कॉल्ड हिंदुत्व वाली सरकार नहीं चल रही, वहां तो कोई एनआरसी नहीं हो रहा, फिर भी वहां कट्टर सोच वाले बाप बेटे निहत्थे यहूदियों को मारने उतर गए। और आप देखिए, कहते हैं आजकल 5-5 साल में जनरेशनल गैप आ जाता है, बाप और बेटे और मां की सोच नहीं मिलती। यहां बेटा भी मार रहा है, बापो मार रहा है। इस मामले में बाप बेटे का सारा जनरेशनल गैप गायब हो गया। आज आपको उस मुसलमान की कहानी भी बताऊंगा जो इस्लामोफोबिया की बहस में नहीं उलझा, बल्कि वो सिडनी में बंदूकधारी आतंकी से निहत्थे भिड़ गया। लेकिन इस सब का चैप्टर खोलूं उससे पहले जो हुआ है उसकी एक झलक देखिए, जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में कल जिस तरह से आतंकी हमला हुआ, वो बिल्कुल पहलगाम आतंकी हमले की तरह था। जैसे पहलगाम में हिंदुओं को टारगेट करके गोली मार दी गई थी, उसी तरह सिडनी में यहूदियों को जानबूझकर टारगेट करके निशाना बनाया गया। सिडनी आतंकी हमले की तस्वीरें बहुत भयावह हैं। 2 आतंकी अचानक से उस बीच पर पहुंच जाते हैं, समुद्र तट पर, जहां पर यहूदी जो है वो अपना त्योहार मना रहे थे। इस बीच का नाम है बॉन्डी बीच, और वहां पहुंच के एकदम ताबड़तोड़ बाप बेटे मिलकर धड़ 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 गोली चलाने लगे। वहां एक फुटओवर ब्रिज है, देख रहे हैं, उस पर दोनों बाप बेटा चढ़ गए, मारे जा रहे हैं गोली, मारे जा रहे हैं गोली। मकसद एकदम क्लियर था कि जो सामने दिखे मार दो। उनको लग रहा था सब यहूदी है, मार दो, खत्म कर दो इनको। ठीक वैसे ही जैसे पहलगाम में आतंकियों ने किया था। सिडनी अटैक में अब तक 16 लोगों के मारे जाने की खबर है। सिडनी आतंकी हमले का यह वीडियो देखिए जो दूसरे एंगल से है। इसमें भी दोनों आतंकी बिना रुके फायरिंग कर रहे हैं। बंदूक की मैगजीन खत्म होती है तो उसको रीलोड करते हैं, फिर फायरिंग करते हैं, फिर मारते हैं। ये जो तस्वीरें आपने देखी, ये आतंक का वो सच है जो भारत दुनिया को दिखा चुका है। नरेंद्र मोदी चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को बता रहे हैं कि भाई यही होगा हर जगह। आज मेरे यहां हुआ है, कल तेरे यहां होगा, परसों तेरे यहां होगा। लेकिन विदेशियों की, वेस्टर्न वर्ल्ड की दिक्कत यह है कि उनके यहां जब तक खुद के घर में बम नहीं फटता ना, उनको समझ ही में नहीं आता। अब इस सच का सामना दुनिया के बड़े बड़े देश करने लगे हैं। तो नरेंद्र मोदी ने जैसा इलाज किया वैसा दुनिया को करना पड़ेगा बॉस। ये मुनीर को बिरयानी खिलाने से ये सब नहीं रुकेगा, क्योंकि आतंक का एड्रेस एक ही है, पाकिस्तान। बहुत देर हो जाएगी अगर आप सोते रहे। सिडनी का बॉन्डी बीच शहर का सबसे हैपनिंग एरिया है। बॉन्डी बीच पर हर समय हजारों लोगों की भीड़ रहती है, और इस हमले के समय तो यहूदी अपना त्योहार मना रहे थे। आपको हमले का ड्रोन वीडियो दिखा रहा हूं। इस वीडियो में एक आतंकी जमीन पर लेटा हुआ है, दिख रहा है, जिसका नाम साजिद अकरम है, और इसी का बेटा नवीद अकरम दूसरा आतंकी है। वो लगातार फायरिंग कर रहा है। बाद में उसको भी गोली लगी, वो घायल हो गया, बाप तो मरा गया। हमले के वीडियो और तस्वीरें लोग अपने फोन में कैद कर रहे थे। बॉन्डी बीच के आसपास कई रेस्टोरेंट और होटल हैं, वहीं किसी ने रेस्टोरेंट के कमरे से यह वीडियो बनाया। सोचिए उस समय लोग कितने दहशत में रहे होंगे। इन आतंकियों का कैसे पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया, यह आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आप यह भी देखिए कि जब इन दोनों आतंकियों ने बॉन्डी बीच पर फायरिंग शुरू की, वहां कैसे हंगामा मच गया। लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। मास शूटिंग में टारगेट भीड़ होती है, और इसी वजह से बॉन्डी बीच पर भगदड़ जैसी हालत बन गई। जिसको जहां जगह मिली वो भागने लगा कि भाई गोली थोड़ी पूछ के आ रही है। लगातार गोलियों की आवाज सुनाई दे रही थी। वहां बीच पर मौजूद लोग किस तरह से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। जितनी देर तक फायरिंग हो रही थी, बीच पर अफरा तफरी का माहौल था। सिडनी बीच पर फायरिंग के बाद वहां किस तरह के हालात थे, आप वो भी देखिए। आतंकियों की फायरिंग से 16 लोगों की जान चली गई। जैसे आपने देखा था पहलगाम में कि डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, लोग रो रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, वैसा ही हाल वहां हो गया। और हमले के बाद चारों तरफ लाशें दिख रही थी, घायल मदद के लिए चीख रहे थे। सब कुछ आइडेंटिकल पहलगाम जैसा था, बस पहलगाम में हिंदू टारगेट था, यहां यहूदी टारगेट था। सिडनी में भी आतंकियों के हमले में सब कुछ वैसा ही दिखा। सिडनी हमले की एक एक तस्वीर भयावह है। सिडनी में हमला करने वाले आतंकियों में एक मारा गया है, जबकि दूसरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आतंकी पाकिस्तानी मूल के थे और पिता और बेटे थे।
पिता का नाम साजिद अकरम, बेटे का नाम नवीद अकरम। दोनों आतंकी फुट ओवर ब्रिज पर ही खड़े होकर फायरिंग कर रहे थे। पुलिस ने दोनों को घेर लिया था, जवाबी फायरिंग कर रही थी। पुलिस की फायरिंग में आतंकी साजिद अकरम को गोली लग जाती है और वो वहीं मारा जाता है। उसके बेटे नवीद को भी गोली लगती है, वो भी घायल हो जाता है। आतंकी पिता साजिद अकरम की मौत के बाद भी उसका बेटा नवीद अकरम फायरिंग करता रहा। अच्छा, आप किससे उम्मीद कीजिएगा? लोग कहते हैं कि अरे बेटा बिगड़ गया, बाप ने संभाला। बाप पे गोली मार रहा है, बाप खुद टेररिस्ट है, बेटा क्या बनेगा? टेररिस्ट ना बनेगा। पुलिस की गोली से आतंकी नवीद घायल हो जाता है और जब कोई रास्ता नहीं बचता है तब हाथ उठाकर सरेंडर कर दिया। खुद नहीं मरे तो हाथ उठा के सरेंडर कर दिया और दूसरों को जो मारे। यही आतंकी कुछ मिनट पहले तक बेकसूर लोगों पर अंधाधुंध गोली चला रहा था। मरो तो मरो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। खुद गोली लग गई, हाथ उठा दिया कि अरे मेरे को मत मारो, मुझे सरेंडर कर देता हूं, मुझे अस्पताल ले चलो। इस दौरान स्थानीय लोग आतंकी की तरफ बढ़ने लगते हैं, आतंकी नवीद की पिटाई भी कर देते हैं। पुलिस आतंकी नवीद को पकड़ लेती है, लेकिन गुस्सा कम नहीं हो रहा था। वो आतंकी को मारने की कोशिश करते हैं। पुलिस वाले लोगों को रोकते हैं। इस बीच एक आदमी पुलिस से बचकर आतंकी के पास पहुंचता है और उसे मारने लगता है। सिडनी हमले के आतंकियों और उनके पाकिस्तान कनेक्शन के बारे में डिटेल से आगे बताऊं उससे पहले सिडनी के एक हीरो की भी तस्वीर आपको दिखाने चाहता हूं, जिसने एक आतंकी को जिंदा पकड़ लिया था। आप ये वीडियो देखिए। आतंकी लगातार फायरिंग कर रहा था, तभी कार के पीछे से एक आदमी भागता हुआ आता है और आतंकी को पीछे से पकड़ लेता है और आतंकी के हाथ से राइफल छीन लेता है। यह आदमी अपनी जान की परवाह किए बगैर आतंकी से भिड़ गया। इसका नाम अहमद अल अहमद है, जो सीरिया मूल का है और पिछले 10 साल से ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था। अहमद ने आतंकी से राइफल छीनने के बाद आतंकी पर बंदूक तान दी, लेकिन बताया जा रहा है कि अहमद ने आतंकी साजिद अकरम पर 2 राउंड गोली भी चलाई। इसके बाद आतंकी वहां से भागकर अपने बेटे नवीद के पास फुटओवर ब्रिज पर पहुंच गया। आतंकी को पकड़ने और उससे बंदूक छीनने के दौरान अहमद को गोली भी लगी, लेकिन अहमद ने उसके बाद भी न सिर्फ आतंकी से बंदूक छीनी बल्कि उसे भागने पर मजबूर कर दिया, वरना पता नहीं और कितने लोग मर जाते। पूरे ऑस्ट्रेलिया में अहमद की तारीफ हो रही है। लोग कह रहे हैं कि अपनी बहादुरी से अहमद ने न जाने कितने लोगों की जान बचा ली। अहमद सिडनी में ही फ्रूट शॉप के मालिक है और उनके 2 बच्चे भी। अब जो जहर आप सोचिए वो बाप बेटे के दिमाग में था, वो अहमद के दिमाग में भी हो सकता था, लेकिन अहमद ने लोगों की जिंदगी बचाना चुना। और जिनके दिमाग में है कि यहूदियों को मारना है, हिंदुओं को मारना है, जिहाद करना है, वो ऐसे आतंकी बन जाते हैं। और इसलिए सवाल पूछा जाता है कि हर चीज इस्लामोफोबिया पे डालकर और सब कालीन के नीचे छुपाने से बेहतर है कि आप अहमद बने। आज अहमद की तारीफ हो रही है और कोई भी करेगा तारीफ। भाई, जो जान बचाएगा उसकी तारीफ ही होगी, जो जान लेगा उसको गाली ही पड़ेगी। सिडनी अटैक के जो 2 हमलावर हैं उनमें 50 साल के पाकिस्तानी मूल के साजिद अकरम और उसके बेटे नवीद अकरम ने सिडनी आतंकी हमले को अंजाम दिया। ऑस्ट्रेलिया की मीडिया के मुताबिक आतंकी साजिद अकरम पाकिस्तान का रहने वाला है। वो साल 1998 में स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आया। साल 2001 में उसने अपने वीजा को पार्टनर वीजा में कन्वर्ट करा लिया। उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया में ही रेजिडेंट रिटर्न वीजा में रहने लगा। साजिद अकरम ऑस्ट्रेलिया में फ्रूट्स बेचने का काम करता था। आतंकी नवीद अकरम 24 साल का है। साल 2001 में नवीद का जन्म ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ। नवीद अकरम के न्यू साउथ वेल्स ड्राइवर लाइसेंस की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सोशल मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि 24 साल का नवीद अकरम सिडनी के अल मुराद इंस्टीट्यूट में छात्र था। यह इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में है, जहां अरबिक और कुरान की पढ़ाई होती है। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के मुताबिक नवीद कंस्ट्रक्शन के काम में लगा था। 2 महीने पहले ही उसकी नौकरी चली गई थी। नवीद अपने माता पिता भाई बहन के साथ रहता था। परिवार ने साल 2024 में एक घर भी खरीद लिया था। द जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक नवीद अकरम सिडनी के सेंट्रल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी और इस्लामाबाद की हमदर्द यूनिवर्सिटी में भी पढ़ चुका है। यह भी खुलासा हुआ है कि आतंकी संगठन से कनेक्शन को लेकर नवीद से 6 साल पहले पूछताछ हुई थी। साल 2019 में ऑस्ट्रेलिया की इंटेलिजेंस एजेंसी को इस नवीद पर शक हो गया था। एबीसी न्यूज के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी ने नवीद से पूछताछ की थी। सिडनी बेस्ड इस्लामिक स्टेट टेररिज्म सेल से कनेक्शन के शक में उससे पूछताछ हुई थी 6 साल पहले, लेकिन जांच पड़ताल के बाद उसे छोड़ दिया गया। ऑस्ट्रेलिया की जांच एजेंसियों को शक है कि बाप बेटे का कनेक्शन आतंकी संगठन आईएसआईएस से हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया की मीडिया का दावा है कि आतंकियों की कार से आईएसआईएस के झंडे भी मिले। आप देखिए कि दोनों आतंकी बाप बेटे की उम्र में 25 साल का अंतर है बॉस, लेकिन अप्रोच में कोई अंतर नहीं, उनकी सोच में कोई अंतर नहीं है। ये तो आतंकी हमले को लेकर इतने सहज थे कि जब घर से निकले तो ये कह के निकले कि मछली पकड़ने जा रहे हैं।
वीकेंड मनाने जा रहे हैं। इनके लिए सोचिए, किसी को मारने के पहले आदमी का हाथ पैर कांपेगा। ये घर से बोल के निकलेगा, अरे जा रहा हूं वीकेंड मनाने। ये तुम वीकेंड मनाए, बाप बेटा मिलकर निकले मारने के लिए। हमले की सुबह नवीद ने अपनी मां से कहा था कि वो अभी तैरने गया था, स्कूबा डाइविंग भी की, अब खाना खाने जा रहा है। हमले के बाद जब आतंकियों के घर पर रेड डाली गई तो उनके घर से राइफल मिली। यह खुलासा हुआ है कि साजिद अकरम के पास गन रखने का लाइसेंस था। उसके पास 6 हथियारों का लाइसेंस था। बाप और बेटा दोनों हंटिंग और गन क्लब के सदस्य थे। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने यह भी दावा किया है कि पिछले साल ही दोनों फिलीपींस गए थे। ऐसा दावा है कि आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ ईस्ट एशिया का एक ग्रुप फिलीपींस में भी एक्टिव है। यानी ये भी पढ़े लिखे लोग थे। भारत में जो लाल किले पर अटैक हुआ, वो पूरा जो डॉक्टरों का नेक्सस था, वो भी पढ़ा लिखा था। ये कैसे हो रहा है बॉस? भारत में तो आप डाल देते हो कि भाई मुसलमान दबाए जा रहे हैं, हिंदूवादी सरकार है, ये है वो है, लेकिन दिमाग में जहर जो भर रहा है वो पढ़ाई पे हावी है भाई। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में बैठा हो, चाहे यहां आपके फरीदाबाद में बैठा हो, सबका सेम हिसाब चल रहा है। पढ़ने लिखने के बाद भी ब्रेन वॉश हो जा रहा है। सिडनी आतंकी हमले के बाद सिडनी में उस मुस्लिम धर्मगुरु का बयान भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो यहूदियों को मारने की बात कर रहा है, मुसलमानों से जिहाद करने को कह रहा है। सिडनी में मौलाना अबू ओसैद को आप सुनिए, जो यहूदियों के खिलाफ हिंसा भड़का रहा है और जिहाद को सही बताते हुए कह रहा है कि फिजिकल जिहाद जरूरी है। आप देख रहे हैं, ये ऐसे ऐसे मौलाना हैं, यही ब्रेन वॉश करते हैं कि भाई हमारे धर्म में है कि सड़क पे जाओ और लड़ो, चुपचाप बैठने वाले को ऊपर वाला पसंद नहीं करता। ये कह रहा है भाई, पूरा वीडियो है इसका। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो बंदूक चलाने वाले हैं, ये जो भारत में हमला करने वाले हैं, भारत में बम रखने वाले हैं, आज जैसे उस मुसलमान ने कई लोगों की जान बचा ली उस आतंकी से बंदूक छीनकर, वैसे ही हर को खड़ा होना होगा बॉस। खाली इस्लामोफोबिया करके कारपेट के नीचे डालने से नहीं होगा, आपको लड़ना होगा ऐसे लोगों से, ऐसे मौलानाओं से। नहीं तो फिर वही चर्चा होगी जो हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में आतंकी हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया सरकार पर भी बहुत सवाल उठ रहे हैं। पहली बात, क्योंकि यहूदी फेस्टिवल के दौरान आतंकी हमले का खतरा बना हुआ था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की इंटेलिजेंस एजेंसी को इस हमले की कोई भनक ही नहीं थी। दूसरी बात, आरोप लग रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में पिछले कुछ दिनों से यहूदियों के खिलाफ प्रदर्शन बढ़ गए। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने यहूदियों के खिलाफ भावनाओं को भड़कने दिया। तीसरी बात, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने आज जब मीटिंग की तो उसमें भी सरकार का ज्यादा जोर हथियारों की खरीद से जुड़े कानून को सख्त बनाने पर रहा। इजराइल के पीएम नेतन्याहू भी ऑस्ट्रेलिया पर भड़के हुए हैं। नेतन्याहू ने 4 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को लेटर लिखकर चेतावनी दी थी कि भाई देख लो, सरकार की नीतियां यहूदी विरोधी भावनाओं को भड़का रही हैं। सुनिए सिडनी आतंकी हमले को लेकर इजराइल के पीएम नेतन्याहू वो खुद क्या बता रहे हैं। On August 17th, about 4 months ago, I sent Prime Minister Albanese of Australia a letter in which I gave him warning that the Australian government's policy was promoting and encouraging anti-Semitism in Australia. I wrote, "Your call for a Palestinian state pours fuel on the anti-Semitic fire. It rewards Hamas terrorism. It emboldens those who menace Australian Jews and encourages the Jew hatred now stalking your streets." यानी नेतन्याहू का कहना है कि मैंने चिट्ठी लिख के पहले बता दिया था ऑस्ट्रेलिया के पीएम को कि यहूदियों के खिलाफ तुम्हारी सड़कों पर नफरत दिख रही है। पर बॉस, इन लोगों की दिक्कत यह है ना कि जब तक इन पे होता नहीं, इनको समझ में ही नहीं आता कि दुनिया में ऐसा कुछ है। आप सोचिए, अमेरिका बॉस 9/11 जैसा हमला झेलने वाला, वो आज मुनीर को बिरयानी खिला रहा है। यार क्या देश है ये लोग। आप देखिए इस आतंकी हमले को लेकर कैसे गुस्सा भड़का हुआ है। भाई इंटरनेशनल मीडिया सीधे सीधे आतंकी की तस्वीर छापकर गाली दे रही है। तस्वीर दिखा, ये देखिए, गाली था इसलिए हमने ढक दिया, लेकिन आपको समझ ही में आएगा क्या लिखा हुआ है। ये अखबार की हेडलाइन है द डेली टेलीग्राफ की, यू गाली। और आप अंतर देखिए, भारत में जब कोई ऐसी आतंकी घटना हो जाती है तो यहां लोग आतंकी के हिसाब में ढूंढने लगते हैं
कि अरे इसका बाप तो बेचारा टीचर था, अरे ये तो डॉक्टर इंजीनियर पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इतना दब रहे हैं कि बेचारे जो है वो आतंकी बन रहे हैं। उसमें हमारे यहां क्या है, मीडिया का एक वर्ग, एक इकोसिस्टम, ये ढूंढने लगता है कैसे लिपा पोती कर दें। वहां देखिए गाली लिख रहा, फ्रंट पेज पे छाप रहा बड़ा अखबार बॉस, सीधा आतंकी की फोटो छापकर। यहां नैरेटिव बन जाता है मुसलमान पे अत्याचार हो गया इसलिए बेचारा आतंकी बन गया। दुनिया में, वेस्टर्न वर्ल्ड में आप इस तरह की हेडलाइन देख रहे हैं ना, यह बताता है कि सिडनी अटैक के बाद वहां कोई इस तरह का कोई नैरेटिव नहीं ढूंढ रहा कि भाई इस बाप बेटे पे क्या बीती होगी कि बेचारों ने बंदूक उठा ली। और सोचना तो ट्रंप जैसे नेताओं को भी पड़ेगा बॉस, जिनकी पाकिस्तान जो है वो आगे पीछे घूमता है, लप्पो चप्पो करता है, वो भी पाकिस्तान को पुचकारते क्या बेटा। दुनिया पाकिस्तान में आतंकी तलाश कर रही है, ट्रंप को पाकिस्तान में रेयर अर्थ मटेरियल दिख रहा है अपने दामाद और बेटे के लिए। और ये वो आदमी है जिसके खुद के कान के बगल से गोली गई थी जब चुनावी कैंपेन कर रहे थे ये भाई साहब। इनको तो पता है कि गोली कान के बगल से सन्न करके निकलती है तो कैसा महसूस होता है, और वो तो कान के बगल से निकली थी। जिसको लगी होगी छाती में उसको कैसा लगा होगा, लेकिन नहीं, मेरा बेटा, मेरा दामाद पाकिस्तान से भर भर के लाएगा रेयर अर्थ मटेरियल, और कौन देगा? वो तलवे चाटने वाला मुनीर देगा, तो उसको चढ़ाओ। पहले पहलगाम हमला, अब ये सिडनी हमला। कभी धर्म पूछकर हिंदू मारो, कभी यहूदी मारो, लेकिन हर बार आतंकवाद की जड़ें पाकिस्तान से निकलती हैं। और अब जब सिडनी हमले का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया तो सवाल ट्रंप से भी होंगे। आतंकी देश पर नरमी को लेकर ट्रंप पर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं। सवाल विदेशी जो सरकारें हैं, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, उससे होगा, FATF से होगा कि ऐसा देश जहां से सिर्फ और सिर्फ जिहाद और आतंक की सोच निकलती है, उसको कौन बात का कर्जा दे रहे हो यार तुम। और इसी बीच ये खबर भी आई कि सीरिया में हुए एक हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों और नागरिक के मारे जाने के पीछे आतंकी संगठन ISIS का हाथ था। और ट्रंप अब ISIS को तबाह करने की बात कर रहे हैं। यानी अपने नागरिक पे आई तो ट्रंप कह रहे कि हम तो मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और जब भारत आतंकी हमले का जवाब देता है तो ट्रंप पाकिस्तान के साथ खड़े होने का प्रयास करते हैं कि नहीं, देख लो भाई, ये कर देगा, वो कर देगा। वो तो नरेंद्र मोदी हैं कि वो कहते हैं कि हम अपने हिसाब से मारेंगे, अपने हिसाब से ठोकेंगे, और जब होगा तब रोकेंगे। हमको ना समझाइए क्या करना है। आप सुनिए सिडनी आतंकी हमले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। Likewise in Australia, as you know, that was a terrible attack. 11 dead, 29 badly wounded. And that was an anti-Semitic attack, obviously. And I just want to pay my respects to everybody. And in Australia, you probably read there's been a very, very brave person, actually, who went and attacked frontally one of the shooters and saved a lot of lives. So, very brave person who's right now in the hospital, pretty seriously wounded. So, great respect to that man that did that. सिडनी हमले के बाद एक बार फिर दुनिया वही भाषा बोल रही है जो नरेंद्र मोदी सालों से समझा रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। आतंकी हमलों और आतंकी देश को लेकर भले ही ट्रंप जैसे नेता डबल स्टैंडर्ड रखते हों, लेकिन सिडनी हमले को लेकर पीएम मोदी ने फिर दोहराया कि आतंकवाद के खिलाफ तगड़े एक्शन की जरूरत है। सोशल मीडिया पोस्ट में पीएम मोदी ने साफ लिखा कि ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हुए भयावह आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूं, जिसमें यहूदी त्योहार हनुक्का के पहले दिन का उत्सव मना रहे लोगों को निशाना बनाया गया। भारत के लोगों की तरफ से मैं उन परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। दुख की इस घड़ी में हम ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखता है और आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ लड़ाई का समर्थन करता है। यानी पीएम मोदी ने एक बार फिर यह समझा दिया कि तेरा आतंकवाद मेरा आतंकवाद वाला खेल मत खेलो। पीएम मोदी ने 7 अक्टूबर 2023 को भी इजराइल पर हुए आतंकी हमले की ऐसे ही कड़ी निंदा की थी। दुनिया के कुछ नेता या देश अपने फायदे के लिए भले ही पाकिस्तान के आतंकवाद से मुंह मोड़ ले, लेकिन पीएम मोदी पाकिस्तान को छोड़ने वाले नहीं हैं। आज ही पहलगाम हमले में एनआईए ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में पाकिस्तान का नाम है और लश्कर ए तैयबा और उसके प्रॉक्सी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम है। चार्जशीट में बताया गया कि कैसे पाकिस्तान में साजिश रची गई। 1597 पन्नों की चार्जशीट में पाकिस्तान आतंकी साजिद जट का भी नाम है जो लश्कर का टॉप कमांडर है। साजिद जट पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला और हाफिज सईद का करीबी है। साजिद जट की द रेजिस्टेंस फ्रंट का हेड है और एनआईए की चार्जशीट में उस पर 3 पाकिस्तानी आतंकियों का नाम भी है जिन्हें सेना ने ऑपरेशन महादेव में ढेर कर दिया था।
इधर पीएम मोदी पाकिस्तान को फोड़ने की तैयारी में लगे हैं, उधर पाकिस्तान के नेता खुद पीएम मोदी से गुहार लगा रहे हैं। सिंध प्रांत के एक नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बकायदा चिट्ठी लिख दी है। लेटर में लिखा गया कि आपकी लीडरशिप लाखों बेगुनाहों जानों को बचा सकती है। सिंधी नेता शफी बुरफत ने चिट्ठी में चेतावनी दी है कि पाकिस्तान एक खतरनाक रूप से अस्थिर दौर में जा रहा है। असीम मुनीर को पाकिस्तान के परमाणु बम का मालिक बनाना न सिर्फ सिंध बल्कि पूरे इलाके के लिए खतरा है। यानी पाकिस्तान भी नरेंद्र मोदी से मदद मांग रहे हैं। और आप यह भी देखिए कि इधर सिडनी अटैक में पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आने से पाकिस्तान में खलबली मची है, उधर नरेंद्र मोदी मुस्लिम देशों के दौरे पर जाकर दूसरी तरफ से पाकिस्तान को घेर रहे हैं। पीएम मोदी 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में कुछ देर पहले मुस्लिम देश जॉर्डन पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर जॉर्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन ने पीएम मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी किंग अब्दुल्ला II बिन अल हुसैन के न्योते पर जॉर्डन की 2 दिन की यात्रा पर है। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यह यात्रा भारत और जॉर्डन के राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने पर हो रही है। पीएम मोदी 7 साल बाद जॉर्डन गए हैं। इससे पहले वो 2018 में एक ट्रांजिट विजिट के दौरान जॉर्डन में रुके थे। होटल पहुंचने पर भी पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। वहां भारतीय समुदाय ने मौजूद रहकर पीएम मोदी का स्वागत किया। जय श्री राम, भारत माता की जयकारे हुए। मुस्लिम देश के होटल में जय श्री राम की गूंज सुनाई। और अब पाठशाला में वक्त है अगले चैप्टर का। बड़े बड़े लोग लग गए साइड। मोदी शाह ने नितिन नवीन को ही बीजेपी का प्रेसिडेंट क्यों बनाया? इनसाइड स्टोरी क्या है? बंगाल चुनाव से पहले बिहार से ही बीजेपी अध्यक्ष क्यों बना नितिन नवीन को? वो काम जिसने प्रेसिडेंट बना दिया क्या? खड़गे के साथ राहुल ने ऐसा क्या किया कि पब्लिक में कांग्रेस अध्यक्ष वर्सेस बीजेपी अध्यक्ष की बहस छिड़ गई? अब इसका चैप्टर देखिए। नरेंद्र मोदी अक्सर बड़े बड़े सरप्राइज देते हैं और इस बार भी बीते 2 दिनों में पीएम मोदी ने 3 बड़े फैसले लिए जिन फैसलों ने सबको चौंका दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन फैसलों से सबको मैसेज दिया कि आने वाले समय में क्या बड़ा होने वाला है। और आप खुद देखिए, पीएम मोदी ने पहले केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाया। इसके बाद बिहार के मिनिस्टर नितिन नवीन को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया और आज संजय सरावगी के नाम का ऐलान बिहार के बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर कर दिया गया। ये तीनों ही फैसले चौंकाने वाले हैं, लेकिन नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना सबसे ज्यादा चौंकाने वाला फैसला है, क्योंकि इसके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं थी भाई। बीजेपी ने वो काम कर दिया। नितिन नवीन को बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने को पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। पीएम मोदी ने एक तीर से कई शिकार किए हैं कहा जा रहा है, लेकिन सीधा और सटीक निशाना तो कांग्रेस पर सधा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक परिवार से ऊपर उठ नहीं पाती। जहां राहुल गांधी खड़े होते हैं, पार्टी की लाइन वहीं से शुरू होती है, और जहां राहुल गांधी बैठ जाते हैं, पार्टी वहीं खत्म हो जाती है। कांग्रेस की रैलियों तक में यही दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी तो खुद को पार्टी अध्यक्ष से भी ऊपर समझते हैं। शायद कहने को एक अध्यक्ष है उनके पास मल्लिकार्जुन खड़गे के तौर पर, लेकिन राहुल गांधी का रुतबा पार्टी अध्यक्ष से भी ऊपर दिखता है। कैसे, आगे बताऊंगा। लेकिन आप देखिए कि बीजेपी और कांग्रेस के कल्चर में कितना अंतर है। एक तरफ कांग्रेस पर राहुल गांधी रूल कर रहे हैं, दूसरी तरफ पीएम मोदी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कमान सौंप रहे हैं। पीएम मोदी ने कैसे पार्टी और देश को आगे ले जाने वाला पूरा प्लान तैयार किया वो बताऊंगा, लेकिन पहले बीजेपी के नए अध्यक्ष की ताजपोशी का एक ट्रेलर देखिए। आम जनमानस जिस पर पार्टी को लोग कहते थे कि इसकी पार्टी है, आज गरीबों की पार्टी बनकर भाजपा खड़ी हुई। बहुत ही विनम्र, समर्पित कार्यकर्ता हैं, संगठन समझते हैं, 5 बार के विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं। अब नहीं रहा विश्वास भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र में। इनके यहाँ क्या होगा? यहाँ से निकाला, दूसरे पॉकेट में डाल दिया। पोस्टर साटने से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने तक बन सकता है, ये गांधी परिवार में नहीं हो सकता। देखिए, देश में बहुत लोग तो नितिन नवीन का नाम भी नहीं जानते होंगे। हम लोग तो बिहार से हैं, बिहार की पॉलिटिक्स जो है कवर करते हैं। बिहार में अभी चुनाव हुआ तो कुछ लोगों ने नितिन नवीन का नाम सुना होगा, लेकिन सब लोग नहीं जानते थे। कई लोगों ने तो गूगल किया, कौन नितिन नवीन जी। लेकिन यही बीजेपी की खासियत है कि एक सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता को भी अध्यक्ष का पद मिल सकता है। कोई भी हो सकता है बॉस।
आप बीजेपी में यह नहीं सोच सकते कि अरे मेरा नंबर थोड़ा ही आएगा। नितिन नवीन खुद 45 साल के हैं भाई, और आप देखिए कि वो बिहार के पहले नेता हैं जिन्हें बीजेपी ने राष्ट्रीय नेतृत्व का मौका दिया है। नितिन नवीन आज जब दिल्ली में पार्टी ऑफिस पहुंचे तो उनका ग्रैंड वेलकम हुआ। एयरपोर्ट पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पहुंचे। जब नितिन नवीन पार्टी के ऑफिस पहुंचे तो ऐसा भव्य स्वागत हुआ कि वो खुद देख के हैरान रह गए। पार्टी ऑफिस में फूल बरसाकर उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद मौजूद रहे। उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का स्वागत करके उन्हें अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया। बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी संभालने से पहले नितिन नवीन ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कायस्थ समाज से आने वाले नितिन नवीन को जमीन से जुड़ा हुआ नेता माना जाता है। उनके नाम की दूर दूर तक चर्चा नहीं थी। बीजेपी में तो कई वरिष्ठ नेताओं के नाम की चर्चा चल रही थी, लेकिन अंत में मुहर लगी नितिन नवीन के नाम पर। सुनिए बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नितिन नवीन ने क्या कहा है, फिर आपको बताऊंगा कि नितिन नवीन ही क्यों। देश को हमेशा ऊंचाइयों पर रखना और खुद को हमेशा उसके पीछे रखकर काम करना, मेरा मानना है कि पार्टी के उस ध्येय को, पिताजी के उस सोच को हम लोगों ने प्रयास किया कि उस ध्येय से काम करें और पार्टी ने उसी का आशीर्वाद दिया है। ये स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आज एक एक गांव में, एक एक कस्बे में विकास भी पहुंचा, भाजपा का भी विस्तार हुआ और आम जनमानस जिस पार्टी को लोग कहते थे कि इसकी पार्टी है, आज गरीबों की पार्टी बनकर भाजपा खड़ी हुई। जो काम बीजेपी ने किया वो काम दूसरी पार्टियों में बहुत कम होता है। नितिन नवीन जैसे ही बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए वैसे ही लोग उन्हें गूगल में सर्च करने लगे कि आखिर ये हैं कौन। नितिन नवीन अभी पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक है और वो 5 बार के विधायक हैं और बिहार सरकार में सड़क निर्माण मंत्री हैं। उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा बीजेपी के बड़े नेता थे। 2006 में पिता की मौत के बाद उपचुनाव में नितिन नवीन जीते। नितिन नवीन बीजेपी में पहले भी कई अहम पदों पर जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। नितिन नवीन को 2021 में पहली बार बिहार सरकार में मंत्री बनाया गया था। पीएम मोदी ने नितिन नवीन को पार्टी की कमान सौंपकर कांग्रेस के सामने कौन सी लकीर खींच दी वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सुनिए रविशंकर प्रसाद ने नितिन नवीन को लेकर क्या कहा। नितिन जी का बहुत ही अभिनंदन। बहुत ही विनम्र, समर्पित कार्यकर्ता हैं, संगठन समझते हैं, 5 बार के विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं, कई प्रदेशों के प्रभारी भी रहे हैं छत्तीसगढ़ सहित। तो आज उन्होंने जो अपने काम से अपनी जगह बनाई है, उस कारण पार्टी ने एक कार्यकर्ता को सम्मान दिया है और ये भाजपा में ही हो सकता है। देखिए अब आपको बताता हूं कि पीएम मोदी ने आखिर नितिन नवीन पर ही भरोसा क्यों दिखाया। आखिर वो क्या वजह थी कि 45 साल के नितिन नवीन को पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष का पद मिल गया। देखिए पहली बात तो नितिन नवीन की अच्छी छवि। वो कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। नितिन नवीन को संगठन के काम का अच्छा अनुभव है, विनम्र स्वभाव के हैं, जमीन से जुड़कर काम करने का हुनर जानते हैं, मिलनसार हैं, लो प्रोफाइल नेता होने का भी फायदा मिला। नितिन नवीन के सहारे बंगाल और पूर्वोत्तर दोनों को साधा जा रहा है। एक तरफ पीएम मोदी बीजेपी में तगड़े रूल सेट कर रहे हैं, आने वाली लीडरशिप खड़ी कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस है जहां अध्यक्ष तो सिर्फ नाम मात्र के हैं, ऐसा कहा जाता है। पार्टी पर गांधी परिवार का ऐसा रूल है बॉस कि जो भी राहुल गांधी कहते होता वही है। अब तो सार्वजनिक मंच पर भी यही दिख रहा है। कांग्रेस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोरी के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। इस दौरान मंच से मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने के लिए बुला लिया गया, अनाउंस हो गया कि खड़गे साहब बोलेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने इशारा किया तो खड़गे साहब वापस सीट पर बैठ गए। कहा गया कि नहीं नहीं, पहले राहुल जी बोलेंगे फिर खड़गे जी बोलेंगे। पब्लिक सोशल मीडिया पे पूछ रही कि यही अध्यक्ष के साथ होगा जी, यही सम्मान है अध्यक्ष का। देखिए क्या हुआ है कांग्रेस में। राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से कि वो आए और अपना आशीर्वाद हमें दें। राहुल जी ने कहा कि वो पहले बोलेंगे और आपसे अपनी बात रखेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी, बताइए
बेचारे अध्यक्ष जी, जिनको थोड़ी देर पहले कहे थे कि बहुत सम्मानित अध्यक्ष जी हैं, अध्यक्ष जी बेचारे खड़े हो गए। फिर राहुल गांधी ने कहा कि नहीं अभी मैं बोलूंगा, बैठ गए अध्यक्ष जी। पब्लिक करी यही है अध्यक्ष का सम्मान। कांग्रेस का क्या हाल है वो देखिए। राहुल गांधी जब इसी रैली में अचानक खड़े होकर ताली बजाने लगे तो मंच पर बैठे सभी लोग खड़े हो गए, जबकि खड़े होने वाली कोई बात भी नहीं थी। देखिए क्या हुआ है। जैसा कि सरहद पे जवान लड़ता है, जैसा कि हमारे सोनिया गांधी जी लड़े हैं, जैसा कि हमारे राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं। अरे मेरा एक बेटा को अगर कुछ भी हुआ ठीक है, लेकिन देश के 140 करोड़ लोगों को बचाना है। भाई पब्लिक पूछ रही क्या हुआ था, खड़ा किस बात पे होना था, लेकिन राहुल गांधी हो गए खड़े तो सब खड़े हो गए। नितिन नवीन को पार्टी की कमान सौंपकर पीएम मोदी ने अब यह बता दिया है कि अब देश की तकदीर युवा लिखेंगे। भाई 45 साल के हैं, अध्यक्ष बना दिया। वहीं दूसरी पार्टियां अभी भी या तो परिवारवाद में फंसी हैं या अनुभव वाली सियासत में फंसी हुई। अगर देश के प्रमुख दलों की बात करें, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 83 साल के हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 52 साल के हैं और किसी दूसरे के अध्यक्ष बनने का चांस दिखता भी नहीं। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी खुद 70 साल की है। बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती 69 साल की है। ऐसे में 45 साल के नितिन नवीन बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप देखिए, जब नितिन नवीन के नाम का ऐलान हुआ तब वो पटना में एक कार्यक्रम में थे। मंच पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी थे, कतार में नितिन नवीन बैठे हुए हैं। नितिन नवीन अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए जब उन्हें बताया गया कि वो बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे तो सबसे पहले उन्होंने अपने पिता को याद किया और इसके बाद मंदिर पहुंच गए भगवान का आशीर्वाद लेने। इसके बाद नितिन नवीन के घर पर कार्यकर्ताओं का मजमा लग गया। उनकी सादगी देखिए, जब एक कार्यकर्ता ने उनके पैर छूने की कोशिश की तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि पैर वार में छू। आपका छोटा नहीं पकड़ेगा। तो बीजेपी इस तरह की पॉलिटिक्स कर रही है, युवा को मौका दे रही है, एक सामान्य कार्यकर्ता को मौका दे रही है। लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? पाठशाला में अगला चैप्टर देखिए आप। राहुल गांधी के विदेश निकलने के ठीक पहले कांग्रेस ने नया कांड कर दिया बॉस। पीएम मोदी पर क्या कहा कि हंगामा मच गया। मां की गाली, कब्र खोदने के नारे, पीएम मोदी से ऐसी नफरत कि भाई इनका क्या ही होगा आप भी सोचेंगे। बिहार चुनाव में पीएम मोदी को मां की गाली दी गई, उनकी स्वर्गीय मां का एआई वीडियो बनाया गया। नतीजा, एनडीए ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़कर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर दी। लेकिन कांग्रेस ने जो नया कांड किया उसे कैसे डिफेंड किया जाए, उसका कोई नया रास्ता कांग्रेस को भी नहीं सूझ रहा होगा। कांग्रेस का यह नया कांड हुआ है राहुल गांधी के विदेश दौरे पर निकलने से ठीक पहले। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली में पीएम मोदी के लिए जो शब्द कहे गए उस पर कांग्रेस सबूत के साथ फंस गई। कांग्रेस की रैली में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने देश के प्रधानमंत्री के लिए मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे आपत्तिजनक स्लोगन लगाए। संसद का सत्र चल रहा है तो बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी तो 5 दिन के लिए जर्मनी चल दिए। ऐसे में सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी की मांग संसद के अंदर उठ गई कि भाई प्रधानमंत्री उनके कब्र खोदने की नारे लग रहे हैं। कांग्रेस का हाल देखिए, अपनी गलती मानने के बजाय उसके बड़े नेता बचाव कर रहे हैं, वही अजब गजब तर्क दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस की रैली जबरदस्त रही इसलिए बीजेपी ड्रामा कर रही है। नारे किसने दिए उन्हें नहीं पता। आज पाठशाला में कांग्रेस के इस नए कांड का चैप्टर भी आपको देखना चाहिए, लेकिन पहले जो हुआ है, जो हंगामा मचा संसद में, उसकी एक झलक देखिए। इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मैं तो पिछले 20-22 साल से बड़ी वैरायटी की गालियां खा चुका हूं। कांग्रेस ने वोट चोरी और एसआईआर को मुद्दा बनाने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में शक्ति प्रदर्शन किया, जिसके लिए देश भर से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को दिल्ली बुलाया गया। इसी रैली में पीएम मोदी के खिलाफ कब्र खुदने जैसे नारे लगाए गए। एक बार आप भी ये वीडियो देखिए, फिर आगे बताऊंगा कि इस नारेबाजी को लेकर आज संसद में क्या हुआ है।
मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, ये नारे लग रहे हैं। बताइए, अपनी रैली में प्रधानमंत्री के अपमान पर कांग्रेस माफी मांग लेती तो शायद मामला तूल न पकड़ता, लेकिन कांग्रेस गलती मानेगी। आज बीजेपी ने कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री के अपमान का मुद्दा संसद में उठा दिया। लोकसभा और राज्यसभा में गजब हंगामा मच गया। बीजेपी ने कांग्रेस संसदीय समिति के अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से सदन के पटल पर देश से माफी मांगने की बात की। सुनिए क्या हुआ है। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है। कांग्रेस के नेतृत्व माफी मांगना चाहिए, इस सदन के माध्यम से देश से माफी मांगना चाहिए। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। आप ये भी देखिए कि जब जब पीएम मोदी का अपमान होता है, सफाई में कांग्रेस का अक्सर एक ही पैटर्न दिखता है। जैसे बिहार चुनाव के दौरान जब इंडी के चुनावी मंच से पीएम मोदी को मां की गाली पड़ी, उस वक्त भी कांग्रेस के बड़े नेताओं ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि गाली देते वक्त पार्टी का कोई नेता थोड़ी मौजूद था वहां पे। अब जब दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई रैली में पीएम मोदी की कब्र खुदने की बात कही गई, पीएम मोदी का अपमान हुआ, तो यहां भी कांग्रेस के बड़े नेता उसी पुराने पैटर्न पर सफाई दे रहे हैं। प्रियंका वाड्रा कह रही कि मंच से किसी ने तो कुछ नहीं कहा, अपमान करने वाले कौन थे पता नहीं। वेणुगोपाल कह रहे हैं कि इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस की परंपरा नहीं है। प्रियंका वाड्रा को सुनिए एक बार। तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि किसने कहा ये सब, हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है, तो सदन में उठा क्यों रहे हैं। प्रियंका वाड्रा एक बात नहीं समझ रही है। सही बात है, उनको नहीं पता होगा कि कौन कार्यकर्ता है, लेकिन प्रॉब्लम की जड़ यह है कि राहुल गांधी जिस तरीके से तू तड़ाक करके बात करते हैं पीएम मोदी के लिए, आम कार्यकर्ताओं को लगने लग गया है कि नरेंद्र मोदी को जितना गाली देंगे ना, लगता है टॉप लीडरशिप खुश होगी। उस चक्कर में यह कांड हो रहे हैं। आप जानती हैं, आपके किसी परिचित ने कर दिया, यह नहीं कहा जा रहा है, लेकिन यह कांग्रेस का कल्चर बन गया है कि ऐसे तू तड़ाक और ऐसी भाषा कि नीचे जाते जाते वो वोट चोर गद्दी छोड़ और मोदी तेरी कब्र खुदेगी हो जाता है। पीएम मोदी की कब्र खोदने का मंसूबा पालने वाली महिला ब्रिगेड को भले ही प्रियंका वाड्रा पहचानने से इनकार कर रही, लेकिन ये कांग्रेस की रैली में आई कोई आम समर्थक या कार्यकर्ता नहीं थी। ये कांग्रेस संगठन में चुनी हुई पदाधिकारी हैं। इसमें से एक का नाम मंजुलता मीणा है, जो जयपुर शहर में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। मोदी तेरी कब्र खुदेगी नारा लगाने वाली दूसरी महिला का नाम सुनीता पवार है। यह जयपुर शहर में महिला कांग्रेस की सह सचिव है। और तीसरी महिला का नाम सोनी बेगम है, जो जयपुर शहर में महिला कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष है। जब इन महिलाओं से सवाल किया गया कि क्या देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कब्र खोदने का नारा बोलना सही है, तो सुनिए कैसे इनमें से एक महिला तो दो टूक कह दी कि उन्हें ना तो पीएम मोदी के लिए लगाए नारों का पछतावा है, ना ही कोई मलाल है। प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस के दूसरे नेताओं को यह सुनना चाहिए। सुनिए जरा। लता मीणा है और मैं जिला अध्यक्ष हूँ जयपुर शहर महिला कांग्रेस से। और मंत्री के बारे में आपने क्या बोला कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी? देखो वो तो आज आपने देखा ही होगा जनता में कितना आक्रोश है वोट चोरी को लेकर। आपने मोदी के लिए क्या? मोदी के लिए तो मैंने ये कहा था भाई, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। आप अपने बयान पे कायम है? कायम है। हाँ, लेकिन बीजेपी तो आलोचना करेगी इस बयान पर। अब आलोचना तो देखो उनका काम है आलोचना करने का, हमारा काम है सच्चाई को सामने लाने का, जनता के सामने लाने का। आज ही राहुल जी ने तो सच्चाई सामने लाई है जनता के सामने, जो वोट चोरी हुई है और जनता ने माना है, इसलिए तो जनता भारत के कोने से आई है यहाँ पे। देख रहे हैं, कोई अफसोस नहीं कि नरेंद्र मोदी के मरने की बातें कर रहे हैं, कब्र खोदने की बात, कोई अफसोस नहीं भाई। मैं कह ना रहा हूं, इन लोगों को मैसेज ये चला गया है कि मोदी को जितनी गाली देंगे ऊपर खुशी होगी, क्योंकि ऊपर वाले खुद तू तड़ाक कर रहे हैं। कांग्रेस की सियासी सोच पे कैसे फॉग छा गया है उनको दिख नहीं रहा है, ये तो दिख रहा है। लेकिन आज कैसे देश भर के अलग अलग हिस्सों में कोहरा छाया, कहीं फ्लाइट कैंसिल हुई, कहीं भयंकर एक्सीडेंट हो गए। ठंड के पहले कोहरे ने गजब कोहराम कैसे मचा दिया। समय से पहले शुरू हो गई गजब ठंड, इस बार सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं क्या? अब इसका चैप्टर।
सर्दियों में सबसे खतरनाक हो जाता है कोहरा। जैसे जैसे ठंड पड़ने लगी वैसे वैसे कोहरे ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया। और इस बार तो ठंड के मौसम में पहली बार ही पड़े कोहरे से आफत आ गई। आप तस्वीरें देखिए, कोहरे की वजह से कहीं फ्लाइट कैंसिल हो रही है, ट्रेन लेट हो रही है, लेकिन उससे भी भयंकर सड़क पर भयंकर एक्सीडेंट्स हो गए बॉस। आज सामान्य तौर पर इस तरह का कोहरा दिसंबर के लास्ट में शुरू होता है, लेकिन इस बार तो समय से पहले ही कोहरे ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। ठंड के सीजन में पहले कोहरे की वजह से कैसे हंगामा मच गया, उसकी आज एक एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले देखिए कि कोहरे की वजह से सड़कों पर कैसे एक्सीडेंट हो रहे हैं। हरियाणा के नूह में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक्सीडेंट की यह तस्वीर देखिए। बाप रे बाप, देख रहे हैं ट्रक का हाल देखिए कैसे एकदम चिपा गया है। सड़क पर आपस में टकराई गाड़ियां खड़ी हैं। देखिए, सोचिए अंदर जो होंगे उनका क्या हाल हुआ। कोहरे के बीच गाड़ियां एक दूसरे से टकराती चली गई। यह हादसा रनियाला गांव के पास हुआ था। आप देखिए, टूटी फूटी गाड़ियां सड़क पर दिख रही हैं। इन हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 5 बजे यह हादसा हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर खड़ा था और उसी की वजह से एक्सीडेंट हो गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कोहरे की वजह से हादसे का एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। यह वीडियो किसी पैसेंजर ने चलती कार से बनाया है। इसमें एक्सीडेंट में टूटी हुई गाड़ियां सड़क के किनारे एक लाइन से खड़ी दिख रही। यह है कोहरे का इंपैक्ट। विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। अगर एक टकराए तो पीछे से धन 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 सब टकराते चले जाते हैं। ग्रेटर नोएडा में भी कोहरे की वजह से तगड़ा एक्सीडेंट हुआ। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी के पास 2 हादसे हुए। 2 जगहों पर करीब 20 गाड़ियां आपस में टकरा गए। 20 गाड़ी, आप तस्वीर देखिए ना, वहां हाईवे पर ट्रक खड़े दिख रहे हैं और ट्रक की हालत देखिए। अब सोचिए कि जो गाड़ियां इन ट्रकों से टकराई हुई होंगी उनका क्या हाल हुआ होगा। एक्सीडेंट में कई लोग घायल हुए हैं जिनको अस्पताल ले जाना पड़ा है। इसी तरह से यूपी के हापुड़ में भी भयंकर एक्सीडेंट हुआ। हापुड़ में भी एक्सीडेंट की वजह से वजह जो है वो कोहरा ही था। घने कोहरे की वजह से नेशनल हाईवे 9 पर निजामपुर बाईपास के पास 7 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। इसमें एक मोटरसाइकिल भी शामिल है। ये सभी गाड़ियां मुरादाबाद से दिल्ली की तरफ आ रही थी। एक्सीडेंट में 4 लोगों को चोट आई है और उन्हें अस्पताल भेज दिया गया। यूपी के अनवारपुर के पास भी कोहरे की वजह से सड़क हादसा हुआ। यहां भी एक के बाद एक गाड़ियां टकराती चली गई और कोहरे में एक्सीडेंट का सेम पैटर्न हर जगह दिख रहा है। एक टकराई तो पीछे वाली सब टकराती चली जाती है। इसलिए कोहरे के समय जो है थोड़ा डिस्टेंस बना के चलिए और स्पीड कम रखिए। फ्लाइट भाई कई कैंसिल हो गई, ट्रेनें लेट चल रही हैं। प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर जाए तो उनको थोड़ा लेट हो गया। इतना कोहरा था आज, और अभी तो ये कहा जा रहा है कि और बढ़ेगा।